नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और इस खास पेशकश में 1.25 लाख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो व्यूअर्स के सवाल रह गए थे सुबह 10 बजे, आज हम लोग इस शो के ज़रिए उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब सबसे पहले हम लोग एक बार बाज़ार की नब्ज़ को टटोल लेते हैं कि बाज़ार में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जो था बाज़ार में एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी, लेकिन अब इसके उलट एकदम बाज़ार में दबाव गहराता जा रहा है। और 25,000 का जो यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर बाजार नज़दीक धीरे धीरे करके पहुंचता जा रहा है, यानी कि गिरावट जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो है 25,052 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 167 पॉइंट्स की बिकवाली दबाव गिरावट देखने को मिल रही है। आधे प्रतिशत से ज़्यादा की दबाव बनता हुआ एक्सपायरी के दिन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर और बारीकी से जाएं, एडवांस और डिक्लाइन रेशियो को समझने की कोशिश करें, तो गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं आप सोचिए 1760 के आसपास है, जबकि इसके सामने बढ़ने वाले जो स्टॉक्स हैं 990 के आसपास है। यानी कि जो स्थिति है वो ज़्यादा डिक्लाइन जो है, ख़राब जो है स्थिति देखने को मिल रही है। जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो दबाव बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लूजर्स आपको दिखाते हैं। नेस्ले इंडिया नतीजे आए हैं और नतीजे जो हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। उसका असर यहाँ पर नेस्ले पे देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा में 30% का दबाव देखने को मिल रहा है। कल रिलायंस जो मजबूती दिखा रहा था उसके एकदम यहाँ पर स्थिति जो उल्टी हो गई है। रिलायंस में दबाव देखने को मिल रहा है। आप टेक जो आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पर दबाव देख रहे हैं साफ तौर पर। एचसीएल टेक्नोलॉजी में करीब 1.5%, एशियन पेंट्स में दबाव दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी, एफएमसीजी स्टॉक्स में भी यहाँ पर गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एनटीपीसी की बात कर लीजिए, बजाज फाइनेंस के, आज बजाज फाइनेंस के नतीजे हैं यहाँ पर। टीसीएस में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो हो गए टॉप लूजर्स। गेनर्स कौन से हैं, एक वक्त गेनर्स की स्थिति दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इंडिसेस वाइज जाएं तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऑटो और फार्मा मेटल जैसे जो इंडिसेस हैं उनमें ही बढ़त देखने को मिल रही है। तो एक वक्त गेनर्स दिखाते हैं, कौन कौन से गेनर्स है, फिर आपको 5 बड़े कारण बताएंगे कि बाजार में आखिर गिरावट क्यों गिरा रही है। तो एक बार हम लोग गेनर्स के तौर पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कौन कौन से यहाँ पे गेनर्स हैं, तो अगर हम मूव्स में देखें यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ओलेक्ट्रा की बात की जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। रेनबो चिल्ड्रन, ग्रेविटा, यहाँ पर आप देखिए जोमेटो में करीब यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। टाटा मोटर्स में जो एफटीए को लेकर यहाँ पे खबर निकल के आ रही है उसकी वजह से तेज़ी है। यहाँ पे टाइटन में एक बढ़त बनी हुई है आधे प्रतिशत की। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक हल्की सी स्लाइटली सी तेज़ी। टाटा मोटर्स हम लोगों ने आपसे चर्चा कर ली, ये टॉप गेनर्स के तौर पे उभरे हैं यहाँ पर। अब आपके सामने 5 बड़े कारण कौन से हैं। देखिए सबसे पहला कारण जिस वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, और हम लोग सुबह के शो में भी लगातार बता रहे हैं कि एफआईआईज़ की तरफ से यहाँ पर बिकवाली जो है जो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और बुधवार को भी करीब एफआईआईज़ ने 4,209 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली करी है। और जो बाजार में जो लिक्विडिटी है वो लगातार कम होती है, पर दबाव खास तौर पे यहाँ पे शेयरों पर, बड़े शेयरों पर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये समझिए कमजोरी की वजह एक और है कि बड़े शेयरों में कमजोरी है। यहाँ पर हैवी वेट जो है वो दबाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेंड की बात कर लीजिए, टेक महिंद्रा आपने देखा, इन्फोसिस देखा, आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी के जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें साफ तौर पे दबाव दिख रहा है। और इसी की वजह से जो निफ्टी को नीचे खींचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। तीसरा बड़ा कारण इन्फोसिस की कमज़ोर गाइडेंस जो है। इन्फोसिस की कमज़ोर गाइडेंस जो क्वार्टर 1 में आप देखिए, भले ही मुनाफा 8.7% बढ़ता हुआ दिखाओ, लेकिन पूरे साल के लिए जो कमाई का जो अनुमान है वो घटा दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चौथा कारण क्या है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रांड क्रूड जो है वो 0.31% बढ़कर करीब 68.72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनियों की लागत इससे बढ़ती है, महंगाई का खतरा बढ़ता हुआ दिखता है। हालांकि अभी जो है एक रेंज बाउंड में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आखिरी कारण है ग्लोबल ट्रेड टेंशन, अमेरिका के साथ यूरोप के बीच में जो 30% के टैरिफ लगाने की जो चेतावनी दी है, उससे दुनिया भर के ट्रेड को लेकर एक डर पैदा हो रखा है यहाँ पे। और इंडिया यूएस ट्रेड डील को भी लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, और इसी के वजह से यहाँ पर साफ तौर पे ये दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पर बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। अब हम लोग अपने गेस्ट को जोड़ लेते हैं, क्योंकि चर्चा तो अभी फिलहाल के लिए हमारे गेस्ट जो है वो जुड़े नहीं, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे जी। तो चलिए, अब हमारे साथ यहाँ पे जो है राघवेंद्र सर जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हर्ष, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वेरी गुड आफ्टरनून इवन। जी, गुड आफ्टरनून। और गौरव शर्मा सर भी जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। Hi Harsh, good afternoon. गुड Thank you. आफ्टरनून जी। तो सबसे पहले सर, गौरव सर, मेरी आपसे प्रतिक्रिया होगी। अब धीरे धीरे ये जो है 25,000 के लेवल के पास वापस पहुंचता हुआ दिख रहा है बाजार के। 5 बड़े कारण हम लोगों को जो जानकारी हम लोगों ने दी वो आपने भी शायद सुनी होगी। सर, आपके हिसाब से कौन से कारण दिख रहे हैं यहाँ पे, और क्या ये जो गिरावट है काफ़ी और गहराती हुई दिखेगी? ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है या मेक या ब्रेक लेवल है, ये टूटता हुआ दिखेगा? हर्ष, आपको ध्यान होगा जब मैं मॉर्निंग वाले शो में जुड़ा था अराउंड 10:30 के अराउंड, जी तो मैंने बताया था कि मैं बाजार में अभी कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं और हायर और लोअर साइड के लेवल्स दिए थे। जी मेरा लेवल था 25,100 का। जी तो 25,100 के नीचे मैंने सेल का ट्रेड सजेस्ट किया था और उसी तरीके से व्यू में बाजार रहा हमारा। जी और अभी भी मैं उसी चीज पे इंटैक्ट हूँ। 25,100 के नीचे वीकनेस है और 25,000 का सपोर्ट है। नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ हमें अब देखने को मिलेगा जब बाजार 25,000 स्पॉट लेवल्स के नीचे जाएगा, एंड देयर आफ्टर हम लगभग 200 पॉइंट का मूव वहां से एक्सपेक्ट करेंगे 24,800 के करीब का। ठीक है। राघवेंद्र सर, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को, रीड कर रहे हैं इस समय? देखिए, आज का जो बाजार है, आज तो मैं एक्सपायरी मूव भी है और प्लस जिस हिसाब से जो कंपनियों के रिजल्ट आए, आईएक्स के, नेस्ले के, परसिस्टेंट, ये इसकी वजह से आज बाजार में दबाव है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। रेंज वही है सर अभी भी कि 25,000, 24,900 से लेकर के 25,300, 25,400। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक ये नो ट्रेड जोन कह लीजिए या फिर इसी रेंज के हिसाब से ट्रेड कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। ये रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट सीजन में भी जिस हिसाब से कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, कभी स्टॉक जो है 10-20% नीचे ऊपर हो जा रहा है, कभी कभी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि विक्स 11 का है, आइडियली देखा जाए तो इस विक्स बाजार को ऊपर होना चाहिए। बट अभी भी मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट जो है जो हैवी वेट के आ रहे हैं वो बाजार को ड्रैग डाउन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाजार का रेंज जो है वो 25,000 नीचे, 24,900 नीचे, 25,000 के लेवल प्लस ऊपरी स्तरों पे जो है 25,300 और 25,400, ये रेंज है ऊपर साइड का। ठीक है। यहाँ पर गौरव सर, क्योंकि आप अर्निंग को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम नंबर्स आ रहे हैं कंपनी के, आप क्या मान के चल रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे जो हम लोगों ने अभी देखा बेसिकली यहाँ पे निफ्टी 50 कंपनियों के, कई बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के नंबर आए, या फिर ओवरऑल भी अब देखें मिड सेगमेंट में भी आ रहे हैं, इस बार डबल डिजिट की अर्निंग कम से कम वो तो बनती हुई दिखेगी ना सर? सेक्टोरल इम्पैक्ट होता है। एवरी सेक्टर कैन नॉट हैव अ डबल डिजिट ग्रोथ। जी। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी की बात करें, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसके अंदर हर बार हमें डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। लेकिन जब हम सीमेंट पैक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सर ओवरऑल अगर कॉर्पोरेट अर्निंग की हम है। लोग बात करें, ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग की, तो वहाँ पे डबल डिजिट की स्थिति बन सकती है। मैं भी उसी पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं हर्ष, दैट द ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कभी भी आप अक्रॉस सेक्टर्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि डबल डिजिट का ग्रोथ बनेगा। जी। देयर हैज टू बी एरियाज जहां के अंदर डबल डिजिट का ग्रोथ आता ही नहीं है। जी। फॉर एग्जाम्पल आईटी फॉर दैट मैटर, उसके अंदर उस तरीके का डबल डिजिट का ग्रोथ नहीं निकल कर आता है इंडिविजुअल क्वार्टर्स में। लेकिन कई चुनिंदा स्टॉक्स के और हम सेक्टर्स की बात करें, से फॉर एग्जांपल एफएमसीजी की अगर बात कर लें, तो अभी तक हमने मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखे हैं। कुछ एरियाज में हमारे पास डबल डिजिट का ग्रोथ आया है, लेकिन अगर 8 या 9% का भी अगर हमें ग्रोथ दिखाई देता है तो एफएमसीजी के लिए अच्छा माना जाता है। सिमिलरली अल्ट्राटेक के नतीजे आए, उसमें हमने 13% का उछाल देखा उनके सेल्स फिगर में, जो कि एक अच्छा फिगर है। तो हमें एक टोटलिटी पे लेकर नहीं चल सकते। वी हैव टू मूव इन, हैव टू कीप अ सेक्टर वाइज अप्रोच टू इट। ठीक है। अभी नंबर आपको वैसे जो तमाम कंपनियों के आ रहे हैं, आईटी को अगर ना बात की जाए, यहाँ पे छोड़ दिया जाए, आईटी की स्थिति तो हम लोग देख रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? ओवरऑल नंबर्स इंप्रेसिव ही हैं और ठीक ठाक नंबर्स हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली। हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेशन भी यही था कि दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ईयर टू बी ऑफ अ वेरी हाई अर्निंग काइंड ऑफ एन ईयर, एंड वी अपहोल्ड इसी व्यू को हम आगे वाले लेटर हाफ के लिए भी अपहोल्ड करते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं, क्योंकि ये जो शो है बेसिकली हमारा व्यूअर्स पे फोकस रहेगा, उनके सवालों और जवाब के लिए। आरबी रुचल जी जो है उनका एक सवाल लेते हैं ओरिएंट टाइम एक्स के ऊपर। राघवेंद्र सर, ये जानना चाह रहे हैं कि आपका व्यू क्या रहेगा ओरिएंट टाइम एक्स के ऊपर, और क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, स्टॉक तो बहुत अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, और अभी देखा जाए तो 10 रुपए के रेंज में है एनी स्टॉक है।
ओरिएंट प्राइमैक्स, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। एक गौरव जी का भी सवाल है टेक्समो रेल के ऊपर, करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं गौरव सर? ये शॉर्ट टर्म के लिए सलाह मांग रहे हैं या जी लॉन्ग जी, टर्म शॉर्ट के लिए? टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक सम है, मोर डाउनसाइड इज पॉसिबल। अभी 158 के अराउंड चल रहा है, साइडवेज है स्टॉक ऑल्दो बिल्कुल, बट जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन नजर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर बिल्ड हो सकता है और सप्लाई आई तो 142-43 के लेवल्स भी पॉसिबल है। 142-43 के लेवल भी यहाँ पे संभावना दिख रही है। यहाँ पे एक संतोष राय जी का सवाल लेते हैं यहाँ पर। इनका सवाल जो है यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर है। राघवेंद्र सर, इन्होंने 44 के भाव पर 800 शेयर ले रखे हैं, पूछें क्या किया जाए? अभी जो स्टॉक 41 पर आ गया है, तो घबराहट तो हो रही होगी, जाहिर सी बात है इनको। तो देखिए, ठीक है, काफी ऊपर ले लिया इन्होंने, बट अभी मुझे लगता है अगर स्टॉप लॉस देना हो तो यही लेवल है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो दे दीजिए। होल्ड मत कीजिएगा उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे ये जो है 38-39 रुपए तक आ सकता है। तो फिलहाल ये लेवल है जहां से रिवर्स लेना चाहिए इसको, तो 40 रुपए 50 पैसे का या 40 रुपए का आप स्टॉप लॉस दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस की यहाँ पे सलाह है, उसको फोकस कीजिए यहाँ पे। कुछ हम लोग अब नतीजे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ खबरें हैं उस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को। सबसे पहले नेस्ले की बात कर लेते हैं। नेस्ले इंडिया ने अपने नतीजे जारी करे हैं यहाँ पे, और अगर आप इनके नतीजों को देखें तो मुनाफा जो है यहाँ पर 746 करोड़ से घटकर 660 करोड़ के आसपास आ गया, अगर आप यहाँ पे देखें वाई ऑन वाई बेसिस के ऊपर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी जो है स्थिति जो है थोड़ी बढ़कर आई है, यहाँ पे 4814 करोड़ से बढ़कर 5090 करोड़ के आसपास है। एबिटा को देखें यहाँ पर, तो एबिटा में 1114 करोड़ से घटा है, यहाँ पर 1100 करोड़ पर आ गया। और मार्जिन में भी करीब करीब आप देखिए 23.2% से घटकर 21.6% आया। लागत बढ़ने और मार्जिन घटने की वजह से कंपनी के मुनाफे पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिला है, और बिक्री में स्थिर बढ़त है, और साथ ही ई कॉमर्स की जो हिस्सेदारी है कंपनी की वो राहत भरे संकेत दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहा है साफ तौर पे, प्रॉफिट फ्रंट में झटका है यहाँ पर, और ऑनलाइन बिक्री में भी यहाँ पे ग्रोथ के जो ट्रेंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखिए पिछले एक साल में एफआईज ने बिकवाली करी है यहाँ पर, जो हिस्सेदारी थी 2024 में करीब करीब 11.94% थी, और वहाँ से ये घटकर 10.29% पर आ गई है। गौरव सर, नेस्ले इंडिया के ऊपर एफएमसीजी पैक्ट में हम लोग देख ही रहे हैं लंबे समय से दबाव देखने को मिल रहा है। अभी नेस्ले इंडिया को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे प्ले करना चाहिए यहाँ पर? ये नेस्ले एफएमसीजी पैक की और ओवरऑल भी एक लार्ज कैप कंपनी है जी। 6% का इन्होंने अपना ग्रोथ पोस्ट किया है रेवेन्यू टर्म्स में। मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, खासकर एफएमसीजी सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं कि इनका सेल्स ग्रोथ क्या रहा है। जनरली बाय नेचर एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ उतना इजीली देखने में नहीं मिलता है। इवन समवॉट लाइक 7-8-9% ग्रोथ भी एक रीजनेबल ग्रोथ होता है। कुछ ही सेक्टर्स और कुछ ही एफएमसीजी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक हाई डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर पाती हैं। अब नेस्ले की बात कर लेते हैं। इनका कोर अगर मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ नेचर कहें तो बेबी प्रोडक्ट्स में आता है, जिसके अंदर सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट हैं। दूसरा इनका रेंज आता है चॉकलेट्स का। तीसरा इनका रेंज आता है मिल्क प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर नेस्ले टेट्रा पैक में पैक्ड मिल्क एंड कर्ड और इस टाइप के योगर्ट, इस टाइप के प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। और अगर हम इस चीज को देखें तो एक ग्लोबल ब्रांड है। अब किसी भी चीज की ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर एक्सपोनेंशियल डिमांड कभी भी पिकअप नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल बच्चों का सेरेलैक कंजम्पशन जो है वो एकदम से ओवरनाइट बढ़ नहीं सकता या ओवर अ क्वार्टर बढ़ नहीं सकता। सिमिलरली मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क कंजम्पशन की भी यही स्टोरी है, एंड द सेम गोज विद कॉफी एंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो फोकस होता है वो ये है दैट इफ दे कम अप विद अनदर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर के अंदर ग्रोथ अगर मिलती है तो एक नया इंक्रीज हमें देखने में मिल जाता है। बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज के अंदर उस तरीके का राइज नहीं देखने को मिलता है। अभी अगर हम कमेंट्री पे नजर डालेंगे तो कंपनी ने क्लियरली दिया है, और जो कि हम नॉर्मली मैं नोटिस कर भी रहा हूं, हायर इनपुट कॉस्ट इज हैविंग अ टोल ऑन देयर नंबर्स। यानी कि जो
इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर्स के अंदर एक फर्क आया है। हैविंग सेड दैट, साथ साथ इन्होंने एक और बात की है कि इस क्वार्टर के अंदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किए हैं ड्यू टू द ऑनगोइंग मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी एक्सपेंशन जो किया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर यहां से कोई भी मटेरियल गिरावट आती है तो आई थिंक ये नेस्ले के लिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल बैड, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मिटिगेट हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। 6% की ग्रोथ उतनी बुरी ग्रोथ भी नहीं होती, और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट नंबर्स हैं वो क्लियरली इंटैक्ट हैं इस कंपनी के। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल भी लेते हैं। प्रेम लता जी का एक सवाल है। हेलो सर, रूट मोबाइल जो है इन्होंने 1128 पर पे 220 शेयर्स लिए हैं, आगे कब तक ये जाएगा प्लीज़ गाइड। अभी रूट मोबाइल के पीछे नंबर भी आए और डिसअपॉइंटिंग नंबर रहे, रिजल्ट हमने देखा यहाँ पे कि रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पर, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल बिजनेस पे भी दबाव देखने को मिला। राघवेंद्र सर, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल इमीडिएटली इसको अवॉइड कीजिए सर, मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा उम्मीद नहीं लग रहा है स्टॉक में, तो बेहतर है। तो ऐसे और भी स्टॉक टेलीकॉम में अगर जाना हो, मोबाइल सर्विसेज में, तो वहां जाइए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ ज्यादा स्कोप है। ठीक है, अब एक और कंपनी जो यहाँ पे एक्सीडेंट ऑफ द डे आप मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उसको पारदर्शी और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए यहाँ पे जो CERC है उसने एक अहम फैसला लिया। आयोग ने देश भर में बिजली के जो व्यापार को एकत्रित करने के लिए यहाँ पे मार्केट कपलिंग की जो प्रक्रिया है उसके तरीकों को लेकर बात करने की यहाँ पे आदेश दिया है कि ये 26 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और इस नई व्यवस्था से यहाँ पर आप समझिए कि IEX यानी कि जो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज इंडिया है, इसके अलावा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, उनको यूनिफॉर्मिटी से जोड़ा जाएगा, यानी कि कहीं से भी बिजली आप खरीदें या बेचें एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस यहाँ पे लेन देन होता हुआ दिखेगा। और हम लोग लगातार ये खबर आपको बहुत लंबे समय से बता रहे थे, और इसका इम्पैक्ट अब आप देखिए आज एकदम स्टॉक की इतनी बुरी हालत 28% तक टूट गया। बहुत बुरी हाल इस समय निवेशकों के होंगे जो भी इससे जुड़े होंगे। गौरव सर, आपसे एक मैं चीज़ पूछना चाह रहा था कि 2024 से मैं यहाँ पर देखूँ, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो घटता चला जा रहा है, और म्यूचुअल फंड का जो पार्टिसिपेशन है वो इस स्टॉक में बढ़ता चला जा रहा है। अभी निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी स्टॉक को लेकर? मेरा एक लंबे समय से, जब से ये पहली बार न्यूज आई थी डीकपलिंग की जी, तब से ही मेरा व्यू इस पे क्लियर था कि मैं इसे अवॉइड करके चल रहा था। आई वाज नॉट सजेस्टिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ पोजीशंस इन IEX। अभी भी मैं यही स्टांस बरकरार रखूंगा। अच्छा, अभी भी यही स्टांस है? मतलब सर, जो हैं जिनके पास जब मौका मिले, आज तो बुरा हाल है तो निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। यस, ठीक है। एक और कंपनी की बात करते हैं, रिटेल निवेशकों के पसंदीदा कंपनी है यहाँ पे अनिल अंबानी की कंपनी। अब खबर निकल कर ये आई कि जो इनकी दो प्रमुख कंपनी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में आप देखिए आज साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। खबर दरअसल ये है कि जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है उसने येस बैंक से जुड़े 3000 करोड़ के लोन घोटाले की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से जुड़ी दर्जनों संपत्तियों पर छापेमारी करी है। ईडी की ये कार्रवाई लोन फ्रॉड केस में चल रही है, जांच का हिस्सा है ये, जिसमें अनिल अंबानी की कंपनियों की भूमिका की जांच हो रही है। संदेह के घेरे में है ये, और इससे आप समझिए कि सीधा असर यहाँ पर रिलायंस ग्रुप की जो यहाँ पर अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनी है उस पर देखने को मिल रहा है, और निवेशकों के बीच में आशंका और अनिश्चितता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप राघवेंद्र सर, क्या करना चाहिए स्टॉक में? पीछे तो हमने देखा कि मुझे याद है शायद हम पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, 65 के रेंज में था। तभी मैंने कहा था कि एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं जिन लोगों ने लिया हुआ है। पता नहीं ये स्टॉक कब तक ऊपरी स्तरों पर टिकेगा, पता नहीं कौन सी न्यूज आ जाए, मालूम नहीं। तो अभी भी मेरी राय यही है, मुझे लगता है 48 रुपए के आसपास एक बार आना चाहिए स्टॉक। 48 रुपए आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं। फिलहाल तो 48 रुपए तक के लिए अभी इसको अवॉइड कीजिए। जिन्होंने लिया हुआ है उनको 55 या 57 रुपए का वो स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रीति मजुमदार जी का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, हेलो हर्ष जी, आस्था जी अभी जुड़ेंगी मैम 2 बजे हम लोग जब आस्था जी आएंगी तो मैं कन्वे करूँगा, लेकिन ये इनका सवाल ये है कि मेरे पास कोल इंडिया के 445 के रेट के भाव पर शेयर हैं, अभी एवरेज करूँ या फिर वेट करूँ, मेरा प्राइस कब तक आएगा? गौरव सर, आपके हिसाब से यहाँ पे 385 का भाव चल रहा है, इन्होंने जो खरीदारी करी है 445 पे, क्या एवरेज करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए?
मुझे कोल इंडिया का शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो दो ऑप्शंस आपने दिए हैं मैं उन दोनों के साथ ही नहीं जाऊंगा, मेरे हिसाब से रिड्यूस करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से रिड्यूस करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे और कंपनी उसके नतीजे आए उस पर भी बात कर लेते हैं। फोर्स मोटर्स के नतीजे आए हैं यहाँ पर Q1 में यहाँ पे, और जो नतीजों की अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है यहाँ पर। अगर हम नतीजे देखें यहाँ पर तो करीब करीब 52.4% का जंप देखने को मिला है। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है 116 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू के मोर्चे पर भी आप देखिए एक अच्छी बढ़त बनाता हुआ स्टॉक यहाँ पे कंपनी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे एबिटा की बात करें तो भी 33.3% का जंप है। यहाँ पे मार्जिन में भी सुधार है, साफ तौर पे बेहतर स्थिति दिखा रहा है यहाँ पे, और इसी बिना पर स्टॉक में आज बम्पर रैली भी देखने को मिल रही है फोर्स मोटर्स में। यहाँ पे राघवेंद्र सर, बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल भी हैं फोर्स मोटर में, क्या पोजीशन अभी होल्ड रखें, बनाए रखें, या फिर और ऐड करने की सलाह रहेगी? देखिए सर, ऑलरेडी स्टॉक जो है 15% ऊपर है, तो यहाँ पे तो मैं बाई करने की राय नहीं दूंगा आपको। डेली चार्ट ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो 15% ऊपर ना बाई करें। जिन्होंने बाई किया है वो 19,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अभी अगर किसी को न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो और कुछ ऑप्शन देखें। इमीडिएटली इस स्टॉक में बहुत बड़ी रैली अब नहीं आने वाली, 15-20% की रैली हो चुकी है। थोड़ा जब स्टॉक नीचे मिलेगा तब लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो कौन से लेवल्स हो सकते हैं सर खरीदारी के? सर देखिए, 19,000 के नीचे एक बार आने दीजिए, मुझे लगता है वो एक लेवल होगा जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, 19,000 के नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर। एक और सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर। राजस्थानी छोरा के नाम से आईडी बनाइए, दिलचस्प आईडी बनाते हैं यहाँ पे व्यूअर्स। गौरव सर, ब्लू स्टार के ऊपर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है अभी? 5 दिनों में स्टॉक करीब करीब पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म? यहाँ पर यही है, हमारे व्यूअर्स जो हैं ये पूरी जानकारी देते नहीं है। अभी इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि ब्लू स्टार में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पिछले 6 दिनों में तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ इस शेयर को जी। अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए मिक्स्ड टाइप ऑफ व्यू है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 1800 के ऊपर मोमेंटम आएगा इस शेयर के अंदर, देयर आफ्टर एक 100 रुपए की चाल पॉसिबल है इसके अंदर। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1800 के ऊपर बाय करना है एंड 70-60 का 50 के रेंज का स्टॉप लगाएं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बात करें तो यहाँ से ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। आज इस साल जो मानसून जल्दी आ गया और मूव रहा, ये कारण बना है कि ये जो एसी रिलेटेड कंपनीज हैं, व्हाइट गुड्स में इट बी ब्लू स्टार या वोल्टास या अंबर एंटरप्राइजेस, इनके अंदर उस तरीके की तेजी नहीं बनी। ऑल्दो अंबर एंटरप्राइजेस ने अच्छा पिकअप कर ही लिया है, बट ब्लू स्टार एंड वोल्टास आर येट टू गेन पेस। ठीक है, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और ले लेते हैं, विक्की जी का ले लेते हैं। राघवेंद्र सर, यहाँ पर ये रिलायंस के ऊपर नज़रिया जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स लिए हैं इन्होंने 1440 के भाव पर, और कह रहे हैं कि कहाँ तक नीचे जा सकता है, यहाँ पर एवरेज कब करनी है सर। और इसके नतीजे भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एशियन पेंट्स की तरफ से जो हिस्सेदारी की बिकवाली हुई उससे एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखा। लेकिन ऑयल टू केमिकल की बात करें, ऑयल टू गैस बिजनेस की बात करें, वहाँ पे साफ तौर पे दबाव देखने को मिला, और उसी का नतीजा हमने देखा। नतीजों के बाद जो स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, और अभी भी आज भी देखिए दबाव बना हुआ है। कल हालांकि पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था स्टॉक। क्या आपके हिसाब से विक्की जी को क्या करना चाहिए, एवरेज करने की सलाह रहेगी क्या? नहीं नहीं सर, मुझे लगता है अभी एवरेज करने की राय नहीं है बिल्कुल भी। 1370 तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से अभी इंतजार करना चाहिए। एवरेज करने के लिए इंतजार करिए, तब उसके बाद एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल एवरेज करने की राय नहीं जी। अच्छा गौरव सर, मैं आपसे रिलायंस के मामले में समझना चाहता सर, धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से ऑयल टू गैस में या ऑयल टू केमिकल बिजनेस में साफ तौर पर दबाव दिख रहा है यहाँ पर रिलायंस का। रिटेल जो है यहाँ पर उसमें स्थिति बेहतर होती दिख रही है। यहाँ पे आरपू 208 के आसपास आया है, यहाँ पे वो स्थिति बेहतर होती दिख रही है। अब क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि चलिए अभी नहीं, लेकिन जियो का हम लोग आगे जो है यहाँ पर एक अलग से यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, चाहे वहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हो, रिटेल की तरफ हो, या ब्रॉडबैंड की तरफ हो, तमाम बिजनेस की तरफ? ये आज से अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक पेटकेम कंपनी के रूप में देखा जाता था और बातचीत की जाती थी जी। देयर आफ्टर आगमन हुआ उसके अंदर उनके टेलीकॉम बिजनेस का, और उसने पूरी की पूरी ये मार्केट ही चेंज ओवर कर दी। आज एक टॉप 2 कंपनीज में से एक है। सब्सक्राइबर बेस में कभी कभार वो आगे होते हैं, कभी भारतीय एयरटेल आगे होता है।
आरपू आपने फिगर्स का चर्चा की ही कि काफी अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आरपू फिगर आर वेरी वेल मेंटेन एंड जियो बिजनेस इज डूइंग फिनोमिनली वेल। पेटकेम बिजनेस साथ ही साथ में देखिए, पेटकेम बिजनेस को वैसे भी श्रिंक होना ही है आने वाले और 10-15 सालों में, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द पेटकेम बिजनेस टू आउटशाइन फ्रॉम हेयर। पेटकेम बिजनेस के अंदर अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनी और रिफाइनरी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में जिस तरीके से अब बिजनेस चेंज ओवर ले रहा है टुवर्ड्स अदर सेगमेंट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे आपने बात की, सही पॉइंट आउट किया है, तो उसका बिजनेस उस तरफ भी जा रहा है। साथ ही साथ में अभी जो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल इस तिमाही के नतीजों के बाद, वो एक आउटकम है कि इसका जो रिटेल बिजनेस है वो भी जो पेस है वो स्लो होती हुई नजर आ रही है। मैं डी ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो पिछले तिमाहियों में जिस प्रकार की ग्रोथ पोस्ट की है रिटेल बिजनेस में, वो अब स्लो होती हुई नजर आ रही है। तो दैट इज हैविंग अ टोल। पेटकेम बिजनेस से बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर में थी भी नहीं, बट रिटेल बिजनेस पे नजर थी, बट उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर आता नजर आया है। देयरफॉर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से आ रहा है और ये एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग है। इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राघवेंद्र जी ने जो लेवल प्रोवाइड किया है, आई थिंक उस लेवल के आसपास या मैक्सिमम देखा जाए तो थोड़ा बहुत और उससे ड्रिफ्ट कर सकता है नीचे, बट यहाँ पे ट्रिमेंडस सपोर्ट्स हैं इसके नियर बाय। ठीक है सर, ठीक है। अब एक हम लोग सवाल लेते हैं। स्वाति जी है पंजाब के जलंधर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी स्वाति जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मज़े में सर, मज़े में। मैम आपका जो सवाल है वो किस स्टॉक के ऊपर है? सर मैंने ATGL ले रखा है एट द रेट 650। अडानी टोटल गैस ले रखा है आपने 650 के भाव हाँ पर? जी, हाँ जी, हाँ जी। और अशोक लीलैंड ले रखा है 110 पे। अच्छा। सर मैं एवरेजिंग पूछना चाहती हूँ कि मैं एवरेज किस लेवल पे करूँ? अच्छा स्वाति जी, पहले एक बात तो बताइए, आपने जो ये स्टॉक्स लिए हैं ये खुद से रिसर्च किए हैं कि हस्बैंड के कहने पे लिए हैं? नहीं सर, ये जो आपके जितने भी मीडिया चैनल्स वगैरह जो आते रहते हैं उनपे। अच्छा, मतलब आप देख के आप ही की रिसर्च, आप ही की खोज है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को साल भर ही हुआ है इन्वेस्ट करते हुए। अच्छा, 1 साल हो गया आपको इन्वेस्ट करते हुए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नहीं, 1 साल भी जो धीरे धीरे करके आप जो चीज़ें बहुत सारी सीखता है एक निवेशक, और हम लोग कोशिश करते हैं ना सिर्फ यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी देके, बल्कि फंडामेंटली भी आपको और ज़्यादा सचेत कर सकें और ज़्यादा शिक्षित कर सकेंगे, ताकि फंडामेंटली भी आपको पता चल सके कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे राघवेंद्र सर, अडानी टोटल गैस है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर अशोक लीलैंड है। आपके हिसाब से स्वाति जी की जो दुविधा है, शंका है, किस तरीके से दूर की जाए? मुझे लगता है स्वाति जी को दोनों स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। मार्केट देखिए 2, 4, 5, 10 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। 600 रुपए का स्टॉक है तो 15-20 रुपए भी नीचे ऊपर हो सकता है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आप जो है अच्छी निवेशक हैं, नई निवेशक हैं। आपने कंपनी अच्छी चूज की हुई है, अशोक लेलैंड भी और अडानी ग्रुप भी। अडानी ग्रुप हालांकि हमेशा सुर्खियों में रहता है, न्यूज रहता है, बट ये स्टॉक की खासियत यही है कि आपको रिजल्ट भी अच्छा देता है, रिटर्न भी मिलता है बढ़िया। लेवल आपने अच्छे लिए हैं दोनों स्टॉक के, तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक को इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है स्वाति जी, सेटिस्फाई हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अपने साथियों को भी बोलिए हमारे शो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी वहाँ पे फ़ायदा उठा पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल लगातार बने हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं, देखिए 1 बजे का हमारा शो होता है, सुबह 10 बजे होता है, और सुबह 8:30 बजे भी चूक ना जाना जो है एक इम्पॉर्टेंट शो है, वो भी आप देखिए। हम लोग यहाँ पे लेवल्स पे चर्चा करते हैं, क्या आगे की बाज़ार में जो नए समीकरण हो सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक तमाम चीज़ों पे चर्चा की जाती है। एक सवाल यहाँ पर है व्यूअर का, मिस्टर संजू जी का, व्यू ऑन VBL, अच्छा वरुण बेवरेजेस फॉर 1 वीक टारगेट 482, अच्छा 486 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। गौरव सर, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है सर, लेकिन आप हालांकि बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ जिस तरीके से कैंपा जो है तेज़ी से बढ़ रही है एयरलाइंस की, और छोटे शहरों में Tier 3, Tier 4, Tier 2 में उसका असर देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर एक दबाव के तौर पर वरुण बेवरेजेस को, या फिर नहीं, लंबी ग्रोथ स्टोरी अभी भी जारी रहेगी, इंटैक्ट है? देखिए, दबाव दिख रहा नहीं दिख रहा वो तो अर्निंग्स अपडेट में पता चल जाएगा जी।
लेकिन एक सेंटिमेंटल डेंट जरूर है। जी। सेंटिमेंटल डेंट इन अ वे कि अब एक नया एंट्रेंट मार्केट में आ गया है, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्लाइटली cheaper priced है when compared to these existing flagship Coke and Pepsi brands। तो अब जब उनका पहला प्रेजेंस ही टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, तो एक 20 रुपए या 10 रुपए की बोतल में वहां पे मैटर करेगा अगर वो 2-4 रुपए सस्ती बिक रही है तो आई थिंक यस इट इज पोस्टिंग सम काइंड ऑफ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। और सिंस ये पोजीशन बहुत ही छोटे अवधि के लिए है, केवल एक हफ्ते के लिए वो चाह रहे हैं वो, तो आई थिंक हमें उतना ज्यादा इस पे व्यू बनाने का जरूरत नहीं है। वो केवल एक ट्रेडिंग पोजीशन है। मेरा एक क्लियर व्यू है, मैं 500 रुपए के अराउंड में यानी इसमें बाय लेना चाहूंगा। एक छोटा हर्डल मुझे नजर आ रहा है विच इज प्लेस समवेयर अराउंड 490-492 लेवल्स। वो एक बार सरपास हो जाए तो फिर एक 500 तक का लेवल पॉसिबल है। वो ट्रेड लेने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रादर देन बाइंग इट नाउ एट दीज लेवल्स। बिल्कुल सर, और मैं बल्कि एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। करीब 1-1.5 साल पहले की बात है, जब अयोध्या में राम मंदिर जो हुआ, जब उसकी स्थापना हुई थी वहाँ पर, तो ऐसे में मुझे भी मौका मिला था जाने का। तब मैंने अयोध्या में देखा था सर, उस समय कैंपा की जो बोटल्स थी मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी दुकानों पे सब जगह पर काफ़ी स्टैब्लिश हो गई थी, तो ये स्थिति देखने को मिली थी। खैर, अब हमारे साथ एक और व्यूअर है, गौरव जी हैं आगरा से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी एक सवाल तो RVNL पे है, जो कि मेरे पास 1000 शेयर है, 430 की बाइंग है। और एक छोटा सा सवाल और है, मेरे पास PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के, मेरे पास 500 शेयर है 137 की खरीद से। 1 साल से ऊपर मैं उसे होल्ड कर चुका हूँ, मैं 1 साल और कर सकता हूँ। तो क्या मेरा जो लिया हुआ प्राइस है क्या वो आ सकता है 1 साल में, या फिर मैं उसको अगर बेचूं तो किस लेवल पे लॉस बुक करूँ? ठीक है, तो RVNL का जो आपका भाव है? RVNL पे मेरे पास 430 के 1000 शेयर है और मैं उसको एवरेज करना चाहता हूँ। 1 साल का व्यू है मेरा। ठीक है, और PNB के 137 के भाव पे कितने शेयर हैं आपके? 500 शेयर है सर, 1 साल से ऊपर हो गया है होल्ड करते करते। ठीक है, राघवेंद्र सर, आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी RVNL और PNB में? देखिए, RVNL मुझे लग रहा है कि इनको एवरेज करना है, तो यहाँ पे तो एवरेज बिल्कुल ना करें। मैंने सुना इनकी बात, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो इंतजार कीजिए। और सर, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार अगर ये लेवल पे अगर टूट गया नीचे यहाँ से, क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल है, 370-380 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है। अगर ये यहाँ से 370 का लेवल टूटा तो सीधा 330 तक जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से एवरेज मत कीजिए, आपने होल्ड किया हुआ 1 साल का व्यू है, होल्ड कीजिए। दूसरी बात, अगर PNB अगर देखा जाए तो PNB जो है, या जितने भी सरकारी बैंक के पिछले 1 सालों से किसी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, तो PNB मुझे लगता है बहुत होगा तो 120-125 तक होगा। अगर आप इसमें से लॉस बुक करके निकल सकते हैं तो आप निकल जाइए। मुझे लगता है फिर से एक बार 100 रुपए के आसपास आएगा, वहां एंट्री कीजिएगा। या इससे बेटर आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मदरसन सुमी ले लीजिए 1 साल के लिए, वो आपका अच्छा पैसा बना के देगा, बशर्ते PNB। ठीक है, यहाँ पर ये सलाह मिल गई गौरव जी को। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के लगातार बने हुए। नागराज जी का एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं JSW और स्वान एनर्जी होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक या फिर सेल करना चाहिए? गौरव सर, 1 हफ्ते का नज़रिया जानना चाह रहे हैं। ये चीज JSW के किस शेयर की चर्चा हो रही है यहाँ पे, अगर वो बता पाए उसे। ये देखिए, यही एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारे व्यूअर्स में, क्योंकि ये आधे सवाल भेज देते हैं, आधे नहीं भेजते और ऊपर से यहाँ पे ना टाइम फ्रेम बताते हैं। और तो सर, आप एक काम करते हैं, स्वान एनर्जी पे ही आप बताइए सर, स्वान एनर्जी में क्या किया जाए? यस ऑफ कोर्स। हम और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि कम से कम आप 1-2-3 चीज़ ज़रूर कीजिए। एक तो ये बताइए कि किस भाव पे अपनी ख़रीदारी करी है, कौन सा लेवल है, कब तक आप यहाँ पे चाहते हैं कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक और बेहतर जानकारी दे पाएँ तो ये भी और क्लैरिटी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए रहती है। जी सर। स्वान एनर्जी काफ़ी वेल प्लेस्ड है चार्ट्स पे। अगर मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखूं तो भी अच्छा लग रहा है ये चार्ट, और अगर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो भी बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। 510 के भाव पे इसे यस बाय भी किया जा सकता है फ्रेश।
छोटा ही स्टॉप लॉस बनेगा। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 490 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय पोजीशन ले सकते हैं, और आने वाले आई थिंक शायद 2-1 महीनों में ही हमें इसे 570-80 के लेवल्स देखने में मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, फिलहाल के लिए गौरव सर, आपको कोई स्टॉक जो है एक हफ्ते या एक महीने के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई पसंद आ रहा है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी? जिस तरीके का आज बाजार के अंदर मूव आया है और कंप्लीटली आज कई दिनों के बाद ऐसा मूव है वेयर एडवांस डिक्लाइन रेशियो कंप्लीटली नेगेटिव टर्न किया है जी, विच क्लियरली गोज टू शो कि बाजार में आज मझोले और छोटे शेयरों में भी और साथ साथ बड़े दिग्गज शेयरों में भी प्रॉफिट टेकिंग है। सुबह सुबह मेरे कुछ शेयर्स पे नजर जरूर थी जो कि अच्छे लग रहे थे, बट बाजार के रुझान के साथ साथ उनके अंदर भी चीजें धीमे धीमे हल्की पड़ती नजर आई हैं। फिर भी किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स एक स्टॉक है, 918 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टेबल फॉर्मेशन लग रही है यहाँ पे। तो एक छोटे स्टॉप लॉस 850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ उसको बाइंग कंसिडर की जा सकती है। उसके साथ ही साथ में कुछ और स्टॉक्स भी मेरे नजर में थे, जैसे फॉर दैट मैटर टाटा केमिकल्स के अंदर कल एक अच्छा मूव आया था। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्ड करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें लंबी पोजीशंस बनाने के लिए। बाजार को भी देखना चाहिए, बाजार अगर 25,000 के नीचे स्लिप किया तो आई थिंक हमें बाय के जगह फिर सेल के ट्रेड्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा पोजीशंस को। और इसके बीच ही यहाँ पर इंडियन बैंक के नतीजे आ गए हैं। Q1 के नेट प्रॉफिट जो है मैं करीब 24% की बढ़त देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है मार्जिनली। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो करीब 2.9% ये बढ़ी है, 6,360 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर आप देखें एक साल पहले ये 6,178 करोड़ थी, वहाँ से बढ़कर 6,359 करोड़ हुई, यानी कि 2.9% की बढ़त देखने को मिली है। इंडियन जो बैंक है यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉफिट में यहाँ पे एक बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन बेसिस पे भी देखने को मिली है। गौरव सर, हम लोग इंतज़ार करते थे नतीजों का। इंडियन बैंक के आगे कैनरा बैंक के भी अभी आते होंगे। आप इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए, कैसी आपको लग रहे हैं नंबर्स, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? नंबर्स तो अभी उस तरीके से स्टडी किए नहीं है, अभी जैसे आए हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात कर सकता हूँ इंडियन बैंक की, वी ट्रैक दिस स्टॉक एंड काफी अच्छा बैंक है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। अभी जिस तरीके का मूव आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नतीजे ओवरऑल अच्छे ही हैं, येट आई हैव टू डिग डाउन इनटू द फिगर्स, बट अभी के हिसाब से तो स्थिति अच्छी लग रही है। मैं होल्ड की सलाह दूंगा इस शेयर में। ठीक है सर, यहाँ पे कैनरा बैंक के भी नतीजे आ गए हैं। अगर हम लोग कैनरा बैंक के नतीजों को देखें यहाँ पर तो एनपीए में गिरावट है, मुनाफा जो है वो बड़ा है यहाँ पर। अगर इसके नतीजों को हम लोग देखें तो मुनाफा जो है 4,752 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले 3,905 करोड़ था, यानी कि साल दर साल के हिसाब से 21.7% की बढ़त दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये घट गई है यहाँ पर, जो पहले 9,167 करोड़ थी वहाँ से घटकर 9,009 करोड़ के आसपास आ गई है, यानी कि 1.7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। जो ग्रॉस एनपी है वो घटा है, 2.69% पर आ गया है, जो कि पिछली तिमाही में 2.94% के आसपास था। नेट एनपीए में 0.70% तक की यहाँ पे कटौती देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल तो एक बार आपके हिसाब से राघवेंद्र सर क्या करना चाहिए कैनरा बैंक को लेकर? जो है जो रिटेल निवेशक है वो काफी फोकस करते हैं स्टॉक को, और हमने देखा भी इसका जो देखिए कैनरा बैंक जी बहुत दिनों के बाद इसने आज रैली दी है। कल ही हम इस बारे में बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी रैली होगी, उम्मीद नहीं है। 2-4-5 रुपए की रैली आती है, फिर से स्टॉक ये उसी लेवल पे जाके खड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर 113, 14, 15 जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नई खरीदारी करने की राय नहीं है, क्योंकि ऊपर जाता है फिर लोग वहां ट्रैप होते हैं, फिर वहां से 2 महीने 3 महीने होल्ड करना पड़ता है। तो बेटर है जब तक ये डिसाइसिवली अगर 118, 19, 20 का लेवल क्रॉस नहीं करता, मेरी तरफ से कोई बाई करने की राय नहीं है। अगर किसी के पास है तो 2-3 रुपए के लिए वेट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए।